हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका यस मैथमेटिक पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो सीरीज स्टार्ट हुआ है वो यूपी पीजीटी 2013, जिसके अभी तक 1 to 15 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए थे। अब मैं आपको यहाँ से 16 to 30 क्वेश्चन कराऊँगा। तो गाइस आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इफ़ टी बी द टेंशन एट एनी पॉइंट पी ऑफ ए कैटेनरी, ठीक है, एंड टी नॉट दैट एट द लोएस्ट पॉइंट सी, मतलब जो टेंशन टी नॉट है वो लोएस्ट पॉइंट पे लग रही है और टी जो टेंशन है वो एट पॉइंट पी पे लग रही है, ठीक है गाइज। एंड डब्ल्यू इज द वेट ऑफ सी पी, मतलब सी से पी तक का जो पोर्शन है उसका वेट कितना दे रखा है डब्ल्यू। देन ये 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उसको चेक करना है, ठीक है। रिजॉल्विंग हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल पार्ट, तो सबसे पहले कैटेनरी बना लिया, ठीक है। कैटेनरी का एक पॉइंट क्या है गाइस, पी दे रहे, यहाँ पे पी बना लिया। और यहाँ पे जो टेंजेंट है वो कितना दे रखा है, टी दे रखा है। और जो हॉरिजेंटल पे मतलब टी नॉट, मतलब लोएस्ट पॉइंट पे वो कितना है, टी नॉट दे रखा है। अब यहाँ पे जो टेंजेंट होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, साई बनाएगा। तो इस साई का रिजॉल्विंग पार्ट जब हम करेंगे, रिजॉल्विंग पार्ट का मतलब हॉरिजेंटल पार्ट, तो कितना हो जाएगा, टी कॉस साई हो जाएगा। और इसी का अब हम 90 डिग्री बनाते हुए वर्टिकल पार्ट देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, टी साइन साई हो जाएगा। तो अब आप देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ से जो सी पी पोर्सन है, इस सी पी पोर्सन का वेट कितना है डब्ल्यू, जो कहाँ करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करेगा। तो आप यहाँ पे समझिए कि डाउनवर्ड में कितना वेट लग रहा है डब्ल्यू, वर्टिकल में कितना लग रहा है टी साइन साई। तो ये दोनों पार्ट रिजॉल्व हो जाएंगे। अब इधर लेफ्ट में कितना लग रहा है टी नॉट, राइट में कितना लग रहा है टी कॉस साई। तो ये दोनों पार्टों को क्या कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। तो आप पहले हॉरिजेंटल पार्ट देख लें। हॉरिजेंटल पार्ट में आपका देखो, लेफ्ट में टी नॉट और राइट में कितना लगा, टी कॉस साई। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई। अब नीचे की तरफ वेट कितना लग रहा है डब्ल्यू और ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है टी साइन साई। तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे, इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या पता करना है, देख रहे हैं आप चारों ऑप्शंस में आपको कहीं भी साई नहीं दे रखा है। तो इस साई एंगल को क्या करना है गाइस, गायब करना है। गायब करने के लिए क्या करो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, तभी साइन साई और कॉस साई कितना हो जाएगा, 1 टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे टी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा, सॉरी इसका वेट जो भी दे रखा है सी पी, वेट दे रखा था सी पी ओमेगा सॉरी डब्ल्यू, एंड यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर सही प्लस कॉस स्क्वायर सही वो 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और ऐसा आंसर दे नहीं रखा है तो टी नॉट को दूसरी साइड में ले जाइए, तो टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा, सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज, क्या लिखा है। एक 50 मीटर ऊंचे खंभा, एक 50 मीटर ऊंचा खंभा है, समझ लीजिए। अभी मैं फिगर अलग से बना देता। ये 50 मीटर ऊंचा खंभा है, इस खंभे पे क्या लगा हुआ है, एक झंडा लगा हुआ है। सपोज करो ये ए बी है और इस पे एक खंभा लगा हुआ है, खंभे पे क्या लगा हुआ है, सॉरी झंडा लगा हुआ है। तो सी मतलब जो बी सी है वो झंडा हो गया। अब यदि इस झंडे के उच्चतम बिंदु पर उन्नयन कोण, उच्चतम बिंदु ये हो गया, उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण एक ऐसे बिंदु जो स्तंभ की ऊंचाई के, जो स्तंभ की ऊंचाई के बराबर स्तंभ के धरातलीय बिंदु से 60 डिग्री, तो ये जो दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। 60 डिग्री दे रखा है, इसको सॉल्व करना है आपको। क्या करना है, झंडे की ऊंचाई जो बी सी है वो फाइंड करनी है, ठीक है गाइज। आगे देख लेते हैं, ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन का मीनिंग लगभग समझ में आ गया होगा। तो वही सिंपल यहाँ पे नाम बदल दिया गया, ए बी सी और डी। जो यहाँ पे सी डी है वो क्या है, झंडा लगा हुआ है इस पोल के ऊपर। अब 1060 ले लेंगे, जो एंगल बन रहा है। तो 1060 क्या होता है, लंबट या आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, एच और प्लस कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये पूरा यहाँ तक, ठीक है। अपॉन बेस कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। तो 1060 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से एच निकाल लो, सिंपल आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइज। क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो क्या आंसर नहीं दिया है, वो सॉरी अभी मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ से कितना आ चुका है, ये आ चुका है। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। तो एच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 50√3 है ये कॉमन कर लो। कॉमन करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, √3, और ये इधर जाके कितना हो जाएगा, -1। ये इसका आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर 3 ऐसे इकाई सदिश, इकाई सदिश का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। इफ़ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू हाफ वी वेक्टर,
तब ए तथा सी के साथ बना हुआ कोण ज्ञात करना है। 4 एंगल दे रखे हैं आपके पास, कौन सा ऑप्शन सही होगा। सिंपली इसको इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। गिवन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर 3 यूनिट वेक्टर सच दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू हाफ बी वेक्टर, देन फाइंड एंगल ए मेक्स विद एंगल सी। मतलब ए जो है वो सी के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो सिंपली ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन। अब हमको पता है जब तीनों का ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट जब दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, ए का दूर वाले के साथ सी के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, पास वाला ऐसे चिपका देना है। ठीक है, अब ए का पास वाले के साथ करना, दूर वाला चिपका देना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, ए वेक्टर का दूर वाले के साथ डॉट पास वाला चिपका देना है, फिर ए वेक्टर का पास वाले के साथ करेंगे, फिर दूर वाला चिपका देना है। ठीक है, ए कितना हो जाएगा, हाफ वेक्टर हो गया। ठीक है, हाफ ई वेक्टर। अब यहाँ पे ज़रा देखिए जो कंडीशन बनी है वो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, इसको हम दूसरी साइड ले आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमारा क्या बी वेक्टर है और इसमें भी बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा ए सी, और इधर आके कितना हो जाएगा माइनस का हाफ हो जाएगा गाइस। ठीक है, और उसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, अभी नहीं ले गए, अभी तो यहीं रखा हुआ है। तो ये बन गया एंड ये बन गया। बी एंड सी वेक्टर्स आर नॉट पैरेलल। क्वेश्चन में पता कि ये दोनों क्या हैं, पैरेलल नहीं है। जब ये दोनों पैरेलल नहीं है, कौन से बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है, आर नॉट पैरेलल, तब क्या होगा, ये वाली जो फर्स्ट कंडीशन है इसको जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, जब इस वाली कंडीशन को जीरो होना पड़ा तो यहाँ से देख रहे हैं वी वेक्टर तो जीरो होगा नहीं। जब वी जीरो नहीं होगा, बी वेक्टर अगर इक्वल टू, यहाँ से देख लीजिए अगर बी को हम हटा देते हैं क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं। अब ए माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, अब ये जीरो नहीं तो ये अंदर वाला पार्ट जीरो कर लिया, अंदर वाला पार्ट कर लिया तो इसके इक्वल टू कितना आ गया, हाफ आ गया। तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर का फार्मूला खोल दिया। ठीक है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, तभी वो सी वाला पार्ट तो वैसे ही जब चला गया क्योंकि ए और बी कैसे है, वो जीरो पार्ट हो गया। अब यहाँ देखिए इनका जब फार्मूला खोला तो इनके बीच में एंगल कुछ भी है, मान लिया कि हाफ, और यहाँ से जो अब बचेगा ए वेक्टर और सी वेक्टर ये सभी यूनिट वेक्टर थे, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इक्वल टू हाफ। हाफ किसकी वैल्यू होती है, पाई/3 की वैल्यू होती है, और ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई/3 इसका आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आपको वक्र दे रखा है, वक्र मतलब कर्व x² + y² - 2x - 3 = 0 के वह बिंदु जहाँ पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसका इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, हमें कर्व पे वो पॉइंट पता करना है, एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द x एक्सिस, जिस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको कर्व दे रखा है उसका टेंजेंट मतलब dy/dx निकालेंगे, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है गाइज, तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद बाकी सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर उधर ले जाओ, तो dy/dx कितना हो गया, 1 - x/y हो गया। अब टेंजेंट पैरेलल टू किसके है, बाई एक्सिस के है, ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब dy/dx कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। dy/dx अर्थात ये 0 हो गया, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई से 0, तो x इक्वल टू कितना आ चुका है गाइज, 1। तो x इक्वल टू जो 1 आया है वो आप कर इक्वेशन में मतलब जो गिवन कर्व था वहाँ लगा दिया, तो वहाँ से बाई निकाल लिया, बाई इक्वल टू कितना आ गया, +-2 आ गया। x की एक ही वैल्यू के लिए बाई की 2 वैल्यू पता हुई, तो x एक साथ 1 के साथ 2 प्लस वाला लिए, एक बार 1 के साथ माइनस वाला लिए, तो ये दोनों पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पर जो टेंजेंट होगा वो x एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ y इक्वल टू x की पावर x, ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फाइनाइट तक जा रहा है, तो आपको पता करना है देन dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा। ये 4 ऑप्शन है आपके पास गाइस। तो सिंपली आप देख रहे हो, इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैं ये वाला पार्ट छिपा दूँ, इसको छिपा दें तब भी देख रहे हैं वैसा ही दिख रहा है, इस पार्ट को छिपा दें तब भी वैसा ही दिख रहा है, मतलब पावर के ऊपर पावर। तो अब क्या है, यहाँ से क्लियर हो रहा है कि अगर हम ये वाला पार्ट फिर से क्या हो गया, बाई तो हो गया, तो यहाँ से बाई इक्वल टू x की पावर क्या लिख सकते हैं, बाई लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करो, दोनों साइडों में log ले लो, log लेने के बाद इसको सिंपली सॉल्व कर दो। ठीक है गाइज, तो यहाँ से क्या कर दिया, दोनों साइडों में log ले लिया, log का क्या हो गया, 1/बाई, बाई का कितना हो गया, dy/dx, यहाँ फर्स्ट और सेकंड से निकाल दीजिए। dy/dx दोनों साइडों में है, उसको एक साइड में लाके कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे कितना आ गया, बाई/x आ गया। तो dy/dx निकालना था, वो सारा का सारा क्या पहुँच जाएगा, नीचे पहुँच जाएगा। जो यहाँ पे x है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर ले लो, क्योंकि हमें x dy/dx फाइंड करना, तो ये इसका टोटली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गाइज। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ x बिलोंग्स टू r देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/√2 sin x - cos x, तो आपको क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है गाइज।
तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू भी क्या होती है +1, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, अब हमें उस तरह से नहीं निकालना मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमा और मिनिमा से निकालना है। तो जो आपको fx दे रखा है, इस fx का क्या कर लेना है, डेरिवेटिव कर लेना है। तो डेरिवेटिव करने के लिए फॉर मैक्सिमम मिनिमम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या कर लेंगे 0, फर्स्ट डेरिवेटिव को जैसे ही 0 करेंगे तो यहाँ से कितना आ चुका है 1/√2 cos x प्लस sin x इक्वल टू 0। तो 1/√2 तो 0 होगा नहीं, तो अंदर की ब्रैकेट को क्या करना पड़ेगा गाइस 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आ चुका cos x इक्वल टू माइनस साइन एक्स, इसको नीचे कर देंगे तो tan x इक्वल टू -1, अर्थात ये -1 3π/4 की वैल्यू होती है, तो x इक्वल टू कितना आ चुका -3π/4। तो जो आपको fx दे रखा था वहाँ पर x की वैल्यू 3π/4 लगा दीजिए और जो वैल्यू आएगी वही आपकी क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे दोनों को सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 1 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या निकालना है अवकल समीकरण, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है p² + q² इक्वल टू x/। ये 4 ऑप्शन है आपके पास गाइज, नोट कर लीजिए। और ये ध्यान रखिए जब भी मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, जो क्वेश्चन लिखिए उसका आंसर लिखिए विधिवत। ऐसे वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छा होगा मैथ आपका, ठीक है। और उतने ही ईजिली आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैथ पढ़ने से इतना स्ट्रांगली नहीं होता है जितना कि हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइज। तो इसका सोल्यूशन देख लीजिए। तो p² + q² इक्वल टू x + y, तो इसको हमने क्या कर लिया p² की तरफ x को कर लिया, q² को दूसरी साइड ले गए, तो इन दोनों को इक्वल है, ये दोनों वैल्यू क्या हो गई इक्वल हो गई। तो हमने ये किसके इक्वल मान लिया a मान लिया, ठीक है। सपोज यहाँ पे तो इसको भी a के इक्वल और इसको भी a के इक्वल कर लिया, दोनों को a के इक्वल कर लिया यहाँ से। तो p इक्वल टू यहाँ से ये निकाल लिया, q इक्वल टू यहाँ से ये निकाल लिया, और p q दोनों की वैल्यू इन टर्म ऑफ x मिल चुकी हैं। अब आपको पता है वी नो दैट dz जो होता है p dx + q dy होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो p और q निकाला था दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब हमें निकालना है z, ठीक है, z निकालना है। तो z निकालने के लिए यहाँ से dz है तो इसका इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने के लिए z x की पावर कितना √3/2, एक पावर जुड़ेगी, सॉरी 1/2, तो पावर कितना 3/2, 3/2 से डिवाइड करेंगे 2/3, ये यहाँ पे हो जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है गाइज। ऐसा करते हैं, समझ में आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल आर 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल का मतलब ये होता है परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, सर्कम सर्किल ऑफ द ट्रेंगल। तो आपके पास दो साइड्स पर तीनों साइडें पता हैं और आपको सर्कम सर्किल की क्या करना है रेडियस पता करना है, ठीक है। तो सर्कम सर्किल को आपको यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान रखना है, R इक्वल टू क्या होता है ABC/4 डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, यहाँ पे जो ट्रेंगल होता है उसका एरिया निकालते हैं, तो 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल लेंगे, तो A इंटू वी, तो यहाँ से जो एरिया आ चुका है वो कितना आ चुका है 30, तो डेल्टा 30 आ चुका, बाकी ABC पता है। तो आप क्या करिए इस इक्वेशन में सभी की वैल्यू लगा दीजिए, तो आपको R मिल जाएगा, और R ही इसका क्या हो जाएगा सर्कम रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ ट्रेंगल, अर्थात परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है गाइज। तो बाकी सॉल्व कर लेंगे 6.5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले 24, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट क्या नहीं है इसमें 1 को नेग्लेक्ट, मतलब 1 को छोड़ने के बाद n पूरा का पूरा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बट जिसके अंदर से 1 को क्या कर दिया गया निकाल दिया गया है, ओके। तो 1 को निकाल देने के बाद पूरा पूरा n जो है 2 से लेकर इनफाइनाइट तक बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, अब इस क्वेश्चन में आपसे वैल्यू पूछ लिया है, ठीक है। आपको पता है जहाँ भी 1 + cos थीटा होता है तो हम cos थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला यहाँ से क्या होता है गाइज लगाएंगे, तो 1+ दे रखा है, तो 2 cos² थीटा है, तो आधा हो जाएगा θ/2 -1, 1 से 1 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 cos² θ/2, तो ये बच गया। और sin थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा गाइज, ये हो जाएगा 2 sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है, यहाँ पे sin थीटा है इसलिए एंगल क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ठीक है गाइज। आगे देख लेते हैं, अब यही फॉर्मूला आप ओपन कर दीजिए, ठीक है गाइज, जो क्वेश्चन दे रखा है उसी को लेके चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको पता है जब ये 1 है तो 1 ये cos से काट लिया, ठीक है, और साइन हाफ का मतलब साइन का फिर से फॉर्मूला खोल दिया, यहाँ पे भी 1 cos से कैंसिल कर दिया, अभी आपने पढ़ा था दोनों फॉर्मूले जो ऊपर बताए थे, यहाँ से ये साइन के हाफ का फॉर्मूला खोल दिया, ठीक है गाइज। अब दोनों में पावर यहाँ पे कितना दे रखा -n दे रखा। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से क्या देखना है कि इसमें भी 2 cos² π/2/2n, ठीक है, इसमें भी यही दे रखा है इस वाले में, ठीक है, इधर भी है और ये इधर भी दे रखा है, इधर भी है और इधर भी। तो हम ये पर्टिकुलर क्या करेंगे, इसको बाहर कॉमन निकालेंगे, पहले इस वाले से निकाल लेंगे फिर इससे निकालेंगे, बाद में टोटली, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकाल चुके हैं गाइज, फर्स्ट वाले से ये निकाल लिया,
ठीक है, पावर n दे रखा था तो अंदर ये बचा। ऐसे सेकंड वाले से ये डॉट है, अभी इक्वल का साइन नहीं लगाया, तो इस वाले से सेकंड वाले से ये निकाल लिया। अब ये दोनों देखो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में एक की पावर n है, दूसरे की पावर -n, दोनों ऐड हो जाएंगे तो -n + n कितना हो जाएगा 0। अब किसी की पावर 0 तो ये वैल्यू क्या होगी 1, और यहाँ से ये बचा और यहाँ से ये बचा दोनों डॉट में। अब डॉट में क्या बताएं आपको, एक चीज़ यहाँ से समझ लीजिए, जो ये दे रखा है उसको ज़रा समझिएगा। यहाँ पावर कितना दे रखा है n दे रखा है। आपको पता है बाई डिमाइवर्स थ्योरम जो पावर होती है वो किसके साथ आ जाती है, एंगल के साथ आ जाती है। तो ये भी अंदर आएगी, तभी n से n कट जाएगा, ये भी अंदर आएगा वो कट जाएगा। तो यहाँ से ये आ चुका और यहाँ से ये आ चुका है गाइस, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, बस इसके साथ आता तो cos - थीटा होता, बट cos - थीटा जो होता है वो प्लस cos थीटा हो जाता है। तो इसलिए ये e की पावर आई पाई और ये भी e की पावर कितना हो गया आई पाई, e की पावर आई पाई अपॉन 2, आई पाई अपॉन 2, तो आई पाई अपॉन 2, आई पाई अपॉन 2 कितना हो गया, e की पावर आई हो गया, तो आई पाई हो गया। और e की पावर आई थीटा क्या होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। cos पाई क्या होता है -1 होता है, साइन पाई क्या होता है 0 होता है, इसलिए -1 + 0, इसका आंसर कितना हो जाएगा गाइज -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25। ए जीपी सीरीज इफ m + n एथ टर्म इज 16, m प्लस जो n टर्म है वो 16 दे रखा है, m - n एथ टर्म जो दे रखा है वो 4 दे रखा है, फाइंड द m टर्म 8, 6, 12 और 10। तो सबसे पहले क्या करेंगे m + n टर्म, तो tn का फॉर्मूला तो पता ही है जीपी सीरीज में है, a r की पावर n - 1, ठीक है गाइज। तो a क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म होता है, r क्या होता है कॉमन रेशियो होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा दिया TMN का, और ये कितना दे रखा था 16, दूसरा लगा दिया TM - n का, ये कितना दे रखा 4। तो क्या करिए, एक को 2 से डिवाइड कर दीजिए, जब डिवाइड करेंगे तो a से a कट जाएगा, r की पावर ऊपर ले जाके ऐड कर लीजिए, यहाँ पे 16/4 कितना आ जाएगा 4, तो r की पावर कितना हो गया यहाँ से 2n, और 4 कितना होता है 2 की पावर 2 होता है। तो r = यहाँ से क्लियर हो रहा है गाइज, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ क्या आ रही है, यहाँ से क्लियर करो, देखो 2n = कितना लिखा 2, तो n = कितना हो चुका है 1, n = कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, n = 1 हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू लगा दीजिए। अब n = 1 होगा तो r = कितना होगा 2 आ जाएगा गाइज, ठीक है, यहाँ से पता कर लेंगे 16 फ्रॉम 1। अब ये फ्रॉम 1 में लगा दीजिए इसकी वैल्यू को। तो अब हमें कौन सा पता करना है, TM पता करना है, ठीक है। तो फर्स्ट में ये वैल्यू लगा दी थी यहाँ पे m वाली, तो ये कितना हो गया a r की पावर m = कितना आ चुका 16 आ चुका, TM क्या हो जाएगा यही हो जाएगा, ठीक है। बट वहाँ पे कितना था पावर में m था और यहाँ m - 1 है, तो ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो a की पावर m, ये तो 16 अभी निकाल लिया था, और r की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा गाइस। अगला क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। इफ़ इक्वेशन m dx + n dy = 0 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जो आपका m होता है ये, इसका m है x के साथ, बट इसका डेरिवेटिव किसके साथ करना होता है पार्शियल y के साथ, और जो n y के साथ है उसका किसके साथ करें x के साथ। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाती है एग्जैक्ट। और ये किस में दे रखा है, इक्वेशन नंबर 4 में दे रखा है, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 27। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज 3 + 4/9 + 27/16 प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर, ठीक है। तो 3 यहाँ से क्या कर लिया, सभी से कॉमन कर लिया, तो 1 3/4 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अगला क्या दे रखा है 3² 2 की पावर 4, तो अंदर देखिए इससे डिवाइड करोगे गाइज तो 3/4 आ रहा है, इससे इसको भी गाइज डिवाइड करेंगे तब भी क्या आ रहा है 3/4 आ रहा है। तो ये कैसी एक जीपी सीरीज हो गई जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 है और r कितना है 3/4 है। तो s इनफाइनाइट अर्थात इनफाइनाइट टर्म का a/ क्या होता है 1 - r इसका फार्मूला हो जाता है। तो ये यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए, r की जगह वैल्यू लगा दी 1 - 3/4, और यहाँ से जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 28। फाइंड द इंटीग्रल फैक्टर 1 - x² / dy/dx - x = y। तो हमें क्या निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए पहले dy/dx के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे 1 - x² को x अपॉन 1 - x² से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो ये इसके क्या होगा, यहाँ से अभी तो क्वेश्चन लिख लिया, इसको डिवाइड कर दिया। अब ये आप देख रहे हो लीनियर है किस में, सॉरी यहाँ बाई x लिख गया है, बट ये लीनियर किस में है गाइज बाई में। तो ये बाई में क्या होगी लीनियर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e
की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, और यहाँ पे पी क्या होता है, जो बाई का कोपिसेंट होता है, और बाई का कोपिसेंट क्या है, माइनस का एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ से देख रहे हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम टी मान लें तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएशन माइनस टू एक्स, ऊपर कितना लिखा हुआ माइनस का एक्स लिखा हुआ, तो 1/2 से डिवाइड कर दीजिए। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन जब ऊपर दे रखा है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इसका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन किस में हो जाएगा, लॉग में हो जाएगा। अब ई की पावर है तो जो हाफ लिखा हुआ ये पावर में आ जाएगा। ठीक है, और ई की पावर किस में आ जाएगा, लॉग में आ जाएगा, और ये भी ई, और इसकी पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा गाइज, हाफ हो जाएगा। अब ये क्या होता है, जब हो जाएगा तो वो हट जाएगा, तो क्या बचेगा, इसकी पावर ओनली हाफ बच जाएगा। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। गाइस 29 क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा गाइस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बाई को एक साइड रखिए, x को दूसरी साइड रखिए। तो बाई वाले साइड वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4, सॉरी ये माइनस का 4 नहीं है, ये प्लस का 4 है, मिस्टेक से लिख गया है +4। ठीक है, और ये जब दूसरी साइड जाएगा तो 8x प्लस हो जाएगा, और जो प्लस का 4 है, सॉरी वो माइनस का ही 4 लिखा हुआ है, गलत नहीं लिखा है। तो 4 हमें क्या चाहिए था, 4 दोनों तरफ ऐड कर लिया था, 4 ऐड किया था, 4 माइनस किया था। जब 4 माइनस किया था तो -4 -4 -8 हो गया, जो दूसरी साइड में आके क्या हो गया, +8 हो गया। तभी 8 कॉमन कर लिया, यहाँ से ये बाई -2 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे ये। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन देख रहे हो, ये बाई स्क्वायर माइनस 4ax की तरह हो गई। ठीक है, बाई स्क्वायर माइनस 4ax की तरह हो गई। तो इसकी कंपेयरिंग कर लीजिए, तो बाई स्क्वायर कितना है, बाई -2, बाई की जगह कितना है, बाई -2, और एक्स की जगह कितना दे रखा है गाइज, x + 1 दे रखा है, और ए की जगह कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो जो स्टैंडर्ड पैराबोला है उसका वर्टेक्स कितना होगा, 0, 0, अर्थात कैपिटल वाई इक्वल टू 0, कैपिटल एक्स इक्वल टू 0। तो कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी, बाई -2 इक्वल टू 0, बाई इक्वल टू 2। कैपिटल एक्स कितना है, x + 1, कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, तो x + 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -1। तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा गाइज, -1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 30 क्वेश्चन। इफ़ अंडर रूट 3 + i की पावर 100 इक्वल टू 2 की पावर 98 a + iv, देन a स्क्वायर + b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 4 8 और 16। तो आप देख रहे हैं इधर कितना पावर दे रखा है, 100 पावर दे रखा है, और इधर कितना दे रखा है, 98 दे रखा है। तो सिंपली सबसे पहले इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर रही है आप पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए r cos थीटा प्लस i r sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे r cos थीटा अंडर रूट 3 हो जाएगा, कंपेयरिंग कर लेंगे दोनों तरफ हमने पावर कितना कर लिया 100, तो ये हो गया। r sin थीटा कितना हो जाएगा 1, पहले स्क्वायरिंग करके ऐड कर दीजिए तो आपको r मिल जाएगा, और एक बार सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे आपको थीटा मिल जाएगा गाइस। ठीक है, तो आगे अब यही कर लेते हैं। अब यहाँ कितना दे रखा था आपका क्वेश्चन देखिए जरा, 98 दे रखा है 2 की पावर, और इधर से जो r आ रहा है r भी कितना आ गया आपका 2 आ गया है। ठीक है, तो 2 की पावर इधर से 100 चलेगा, इसी इक्वेशन की वैल्यू ये लिख ली, मतलब ये लिखा हुआ था और इसको सॉल्व करके हम ये लेके आए, तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, इधर 98 चल रहा था, तो यहाँ जो 2 पावर कम है, ठीक है, वो इससे कट जाएगी, तो ये 2 पावर बचेगी वो इसी साइड बचेगी। तो 2 की पावर 2 इंटू कॉस पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। 2 की पावर 2 इंटू साइन पाई कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। तो a और b मिल चुका है, दोनों का स्क्वायरिंग करके ऐड कर दीजिए, तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 तो 1 हो जाएगा, और 2 की पावर 2 हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, और 2 की पावर 2 का हमें क्या करना है, स्क्वायर, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा गाइस 16। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 16, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। सो गाइज ये वीडियो फिनिश हो चुका है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 to 30 कराए थे। अब आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 to 45 कराऊंगा, और यही सीरीज हमारी 15 क्वेश्चन की चलती रहेगी जब तक ये पेपर फिनिश नहीं हो जाता। तो गाइज अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब जैसे ही करें तो उसके पास एक घंटे का साइन आएगा, तो उसे ज़रूर बजा दें, जिससे कि जैसे ही मेरी कोई भी वीडियो आएगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।